हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एमएसपी। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में मैंने फार्म बिल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। हमारा ये टॉपिक भी, एमएसपी का टॉपिक भी फार्म बिल से रिलेटेड है। तो आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियोज़ देख लेना, आपको फार्म बिल्स का पूरा इशू क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एमएसपी के ऊपर। एमएसपी क्या है, इसे कौन डिसाइड करता है, ये किस कॉस्ट पे डिसाइड होती है, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, C2, A2, A2 प्लस FL, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एमएसपी को लीगल राइट क्यों होना चाहिए दोस्तों, जैसा कि किसान डिमांड करते हैं, और क्या एमएसपी अगर लीगल राइट होगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी, ये सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम समझेंगे दोस्तों एमएसपी क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसान जो है वो अपनी फ़सल उगाता है, और अपनी फ़सल उगाने के बाद जो है वो उस फसल को लेके मार्केट में बेचने जाता है। अब मार्केट में प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है दोस्तों। हो सकता है कि कभी प्राइस जो है ऊपर जाए, कभी नीचे जाए। तो इस केस में अगर प्राइस नीचे चले जाता है, मार्केट प्राइस कभी अगर बहुत डाउन हो जाता है, तो हो सकता है कि किसान को उसकी फ़सल का सही दाम ना मिले। सही दाम से मतलब है कि जितना उसकी फ़सल को उगाने में उसको लागत लगा है, हो सकता है कि उसकी लागत जो है वो मार्केट प्राइस पे बेचने पे रिकवर ना हो। तो इस केस में तो वो लॉस में चला जाएगा। तो इस केस में दोस्तों काम आता है एमएसपी। एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है जब भी जो क्रॉपिंग सीज़न स्टार्ट होता है, मतलब जो फसल की बुआई स्टार्ट होती है जिस महीने, उससे 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। ये जो एमएसपी होती है दोस्तों, ये 1.5 गुना ज़्यादा डिक्लेयर की जाती है। जितना किसान को अपनी फ़सल को उगाने में कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट का 1.5 गुना ज़्यादा जो है वो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि सरकार ये कहती है कि अगर किसान को मार्केट में उसकी फ़सल का सही दाम नहीं मिल रहा है, मार्केट अगर डाउन है, मार्केट में उसको मार्केट प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा नीचे हैं और उसको सही दाम नहीं मिल रहा है अपनी फ़सल का, तो किसान अपनी फ़सल को सीधा गवर्नमेंट को जाके बेच सकता है। गवर्नमेंट उससे वो फ़सल खरीदेगी और एमएसपी पे खरीदेगी, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंटू 1.5 टाइम्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना ज़्यादा पे खरीदेगी। तो इस तरह से दोस्तों एमएसपी एक तरह से प्राइस गारंटी का काम करती है, ठीक है। और किसान को जो है वो मार्केट वोलेटिलिटी से, यानी मार्केट में जो प्राइस वोलेटिलिटी चल रही है उससे किसान को बचा जाती है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एमएसपी का। अब हम समझेंगे दोस्तों कि एमएस एमएसपी किस कॉस्ट पे डिसाइड करती है गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करती है, उसके बाद उसको 1.5 टाइम्स इंटू करके जितना भी अमाउंट आता है वो एज ए एमएसपी डिक्लेयर करती है। तो एमएसपी डिक्लेयर करने के लिए दोस्तों पहले जो है कि गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो 3 तरह के कॉस्ट को कंसिडर करती है, देखती है, ठीक है। वो 3 तरह के कॉस्ट कौन कौन से हैं? एक है A2, उसके बाद A2 प्लस FL, एंड देन है C2, ठीक है। तो ये जो क्या होता है ये A2 प्लस FL C2, ये अभी हम देखेंगे दोस्तों। A2 में क्या होता है कि जितने भी इनपुट कॉस्ट हैं किसान को जो लगे हैं अपनी फ़सल को उगाने में, जैसे कि सीड्स के ऊपर कॉस्ट आया है, फर्टिलाइज़र के ऊपर आया है, पेस्टिसाइड्स के ऊपर आया है, फिर फ्यूल वगैरह के ऊपर, ठीक है। जैसे कि वो पंप वगैरह चलाता है, डीजल पंप वगैरह, डीजल यूज़ करता है उसमें, तो वो सब पे जो खर्चा होता है, ठीक है, जितना भी इनपुट कॉस्ट होता है जो किसान जो है लगाता है अपनी फ़सल को उगाने के टाइम, तो वो सब जो है A2 में आ जाता है, ठीक है। वो सब मिल के A2 बनाता है, उसको A2 कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों A2 प्लस FL। FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। देखिए, किसान जो है वो खेत में अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। उसकी फैमिली मेम्बर्स भी खेत में जो है अपना लेबर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी खेत में काम करते हैं, ठीक है। तो उस लेबर का भी जो है एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसको FL बोलते हैं। वो फैमिली लेबर कहलाता है, ठीक है। तो फैमिली लेबर का जो वैल्यू है वो A2 में जुड़ जाता है, ठीक है। तो A2 प्लस FL वो कहलाता है, ठीक है। तो A2 प्लस FL जो है वो A2 से ज़्यादा इंक्लूसिव होता है, क्योंकि इसमें FL भी जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि फैमिली लेबर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अब आता है दोस्तों सबसे लास्ट C2 में क्या होता है दोस्तों कि देखिए A2 प्लस FL तो है ही, उसके बाद जो है देखिए जितना भी लैंड या जो कैपिटल एसेट्स हैं, यानी मान लीजिए आप जो एसेट्स हैं, ठीक है, सीधे शब्दों में बोलूँ तो एसेट्स का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी मशीन वगैरह किसान के पास है, ठीक है, जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स, अदर इक्विपमेंट, टूल वगैरह, जितना भी वो सब है, ठीक है, जो उसको प्रोडक्शन मतलब अपनी फ़सल को उगाने में काम आती है, ठीक है, वो सबको वो कहीं से ख़रीदता होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बैंक से वो लोन वगैरह लेके अपनी मशीनरी वगैरह ख़रीदा होगा उसने, ठीक है। फिर लैंड जो है वो खुद की उसकी नहीं होती है, ठीक है। बहुतों की अपनी लैंड पे वो लोग करते हैं खेती, लेकिन बहुत लोग जो है वो लैंड को लीज़ पे लेते हैं, ठीक है, या फिर जो है कि वो लैंड को ख़रीदते हैं बैंक से लोन लेके। तो जैसे बैंक से लोन लेके अगर लैंड ख़रीदा है तो फिर जो है कि लोन पे इंटरेस्ट देना होता होगा, ठीक है, या अदर जो जितने भी इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह ख़रीदी है बैंक से लोन लेके, तो उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा किसान। उसके बाद मान लीजिए कि
जैसे अपने लैंड को अगर वो ख़रीदा नहीं है तो लीज़ पे लिया होगा, तो लीज़ पे भी अगर लेगा तो उस पे भी उसको रेंट देना पड़ता होगा, ठीक है। तो ये जितने भी लैंड या जो अदर जो एसेट्स हैं उसके पास, वो सब पे जो उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, वो सब जो है वो C2 में आके जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से C2 जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का काम करती है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहलाती है, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव होती है, सब चीज़ को इंक्लूड कर लेती है, ठीक है। यानी कि किसान की इनपुट कॉस्ट को इंक्लूड करती है, ठीक है। उसके बाद जो है कि फैमिली लेबर की जो वैल्यू है उसको भी वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और जो लैंड या अदर एसेट्स पे जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है C2 में, ठीक है। तो इस तरह से C2 जो है वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, सब कुछ कवर कर लेता है। अब गवर्नमेंट जो है क्या करती है दोस्तों, A2+FL पे जो है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए वो A2+FL का कॉस्ट को वो देखती है कि A2+FL कितना है, ठीक है। जबकि किसान ये डिमांड करते हैं कि C2 पे जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होनी चाहिए, क्योंकि C2 कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। तो ये है दोस्तों 3 तरह का प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको मैंने एक पिक्चर फॉर्म में बनाया है, आप ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। A2 में जो है जितने भी इनपुट कॉस्ट है वो सभी आ गए, सीड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल वगैरह पे जितने कॉस्ट हैं, पेस्टिसाइड वगैरह पे, वो सब A2 हो गया। फैमिली लेबर उसमें जुड़ जाता है, A2+FL कहलाता है वो, फैमिली लेबर की वैल्यू भी A2 में जुड़ जाती है। और C2 में जो अदर जितने भी एसेट्स या लैंड पे जो इंटरेस्ट किसान पे करता है वो C2 में आके ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से C2 मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हो जाती है। अब देखिए हम समझेंगे दोस्तों कि MSP को लीगल राइट क्यों होना चाहिए। इससे पहले हमको ये देखना होगा दोस्तों कि MSP अभी समझना होगा कि MSP जो है अभी आज की डेट में लीगल राइट नहीं है, यानी कि MSP जो है वो लीगली MSP जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है या डिक्लेयर करती है, MSP जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसान को उसकी फ़सल पे, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लीगली बाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब कल कोर्ट के अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि हम MSP नहीं देंगे तो कोई उस पर केस नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता MSP पे, ठीक है, क्योंकि MSP अभी आज की डेट में लीगल राइट नहीं है, ठीक है। तो MSP अगर लीगल राइट बन जाएगी दोस्तों तो इससे होगा ये कि MSP, इसका मतलब ये होगा कि MSP से नीचे कहीं भी खरीद बिक्री नहीं होगी, किसान की फसल की खरीद बिक्री कहीं भी नहीं होगी, MSP से नीचे कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। जो उसकी मिनिमम जो खरीद बिक्री होगी वो MSP पे होगी, उससे ऊपर हुई तो हुई, अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे हो रही है तो MSP से नीचे नहीं जाएगी, मिनिमम MSP पे ही उसकी फसल खरीद बिक्री होगी उसकी फसल की, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है एक बेंचमार्क प्राइस का काम करेगा अगर MSP जो है वो लीगल राइट होता है तो। अभी करंट मार्केट सिस्टम क्या है दोस्तों, जैसे मैंने अपने फार्म बिल वाले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। आपने नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं उसी को मैं अभी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि करंट मार्केट सिस्टम अभी कैसा है दोस्तों, कि किसान अपनी फसल को जब वो उगाता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, मतलब जब वो उगाता है, उगाने के बाद जो मार्केट में लेके जाता है बेचने को, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो अपनी फसल को जो है कि लोकल मार्केट में जाके बेच दे, यानी लोकल जो लोकल मंडियाँ होती है, ठीक है, लोकल मार्केट में प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स को जाके वो बेच दे, ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि वो कृषि मंडियों में जाके बेच दे। कृषि मंडी मतलब APMC मंडी, ठीक है। APMC मंडी हर स्टेट जो है, हर स्टेट गवर्नमेंट APMC मंडी जो है वो स्टेब्लिश करती है अपने स्टेट्स में, ठीक है। अभी आज की डेट में टोटल इंडिया में करीब 7,000 से 7,500 के आसपास कृषि मंडियाँ हैं, ठीक है। तो कृषि मंडियों वाला एक ऑप्शन है कि वो कृषि मंडी में जाके अपनी फसल को बेच दे। कृषि मंडी में क्या होता है दोस्तों कि आड़ती होते हैं, ठीक है, इनको मिडिलमैन कहा जाता है। मिडिलमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसानों से उसकी फसल को खरीदते हैं और फिर आगे जो है वो बिग ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, जितने भी आगे जो है मार्केट में जाके वो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको बेचते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रेडर्स और किसान के बीच में वो मिडिलमैन का काम करते हैं, इसलिए उनको मिडिलमैन बोला जाता है, ठीक है। तो उनको लोकल लैंग्वेज में आड़तीय बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो आड़तीय होते हैं ये किसान से उनकी फसल को खरीदते हैं मंडियों में, ठीक है। तो ये होता है कि कृषि मंडी में जाके एक ऑप्शन होता है कि किसान के पास कि वो कृषि मंडी में जाके आड़तियों को अपनी फसल बेच दे, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन जो होता है कि वो FCI में, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनके जो गोडाउंस हैं, FCI के गोडाउंस अभी पूरे कंट्री में जगह जगह पे सेटअप किए गए हैं, तो वो FCI के गोडाउन में जाके अपनी फसल को वो बेच सकता है। और FCI में जब वो जाके बेचेगा तो उसको वहाँ पे उसको जो है कि MSP वाला प्राइस पे उसको उसकी फसल को ख़रीदा जाएगा FCI में, ठीक है, FCI गोडाउंस में। तो ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों कि देखिए कृषि मंडियाँ टोटल इतने बड़े देश में 7-7,500 के आसपास है, ठीक है। यानी कि मतलब जो कृषि मंडियों का नेटवर्क है वो अभी एट प्रेजेंट काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो बहुत सारे किसान जो मंडियों से दूर रहते हैं,
ठीक है, जिनकी खेत जो है, जिनके खेत मंडियों से दूर हैं, वो जो है कृषि मंडी जाके अपनी फसल को नहीं बेचते हैं, क्योंकि उसमें उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उनके खेत के आसपास ही जो लोकल में जो हाट वगैरह होते हैं, ठीक है, या लोकल मार्केट होते हैं, वहाँ जाके अपनी फसल को बेच देते हैं प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट ट्रेडर्स को। तो प्राइवेट में या लोकल मार्केट में जो है वो उनकी फसल का उनको सही दाम नहीं मिलता है, ठीक है, प्राइवेट वाले उनकी फसल का सही दाम उनको नहीं देते हैं। एमएसपी पे तो वहाँ पे उनकी फसल नहीं बिकती है, ठीक है, क्योंकि एमएसपी लीगल भी नहीं है, और प्राइवेट ट्रेडर्स लोग जो है वो एमएसपी पे इसलिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है। वो जो है एकदम एमएसपी से 50% कम पे, मतलब जितनी एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, मान लीजिए 2,000 रुपये अगर एमएसपी डिक्लेयर की गई है पर क्विंटल किसी क्रॉप का, तो प्राइवेट में उसकी फसल जो है वो 1,000, 1,200, 1,100 रुपये के आसपास, उससे भी नीचे कभी कभी 800, 900 में भी बिकती है, ठीक है ना। यानी कि प्राइवेट मार्केट में बहुत कम दाम पे उसकी फसल को ख़रीदा जाता है, किसान की फसल को, ठीक है। उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता, क्योंकि मंडी जो है उसके घर से बहुत दूर होती है, ठीक है, ज़्यादा वहाँ जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो प्राइवेट मार्केट में अपनी फसल को बेचने के लिए वहाँ पे एक तरह से वो मजबूर होता है, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन रहता है उसके पास दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर वो मंडी, कुछ किसान मंडी में जाके अपनी फसल को बेचते हैं, तो जो लोग मंडी में जाते हैं तो वहाँ मंडी में क्या होता है दोस्तों कि जो आड़ती होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, एक तरह से गुटबाजी कर लेते हैं, ठीक है, कार्टलाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये क्या होता है दोस्तों कि ग्रुप बना के वो लोग जो है डिसाइड कर देते हैं कि हम जो है इतना ही प्राइस देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मान लीजिए एमएसपी डिक्लेयर की गई है 2,000 रुपये किसी क्रॉप पे पर क्विंटल, तो सब लोग जो है जितने आड़ती हैं वो सब ग्रुप बना के बोलेंगे कि हम जो है 1,600 या 1,700 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देंगे। तो किसान जो है वो वहाँ पे भी एक तरह से मजबूर हो जाता है, ठीक है। और एमएसपी लीगल नहीं है, तो इसलिए जो है कि कोई वो क्लेम भी नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे भी वो मजबूर हो जाता है अपनी फसल को एमएसपी से कम पे बेचने के लिए, ठीक है, कार्टलाइजेशन के कारण। फिर बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ पे एपीएमसी जो है, एपीएमसी मंडी पूरी तरह से एबॉलिश कर दी गई है। मैंने अपने सेकंड वीडियो में, फार्म बिल्स के सेकंड वीडियो में मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो अभी जैसे बिहार जैसे स्टेट्स में क्या होता है कि वहाँ पे एपीएमसी मंडी है नहीं, ठीक है, वहाँ मंडी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है 2006 में। तो वहाँ पे क्या है कि दोस्तों कि वहाँ पे किसान के पास प्राइवेट मंडी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है प्राइवेट में जाके अपनी फसल को बेचने का। और प्राइवेट में, जैसा मैंने आपको कहा, प्राइवेट में उसकी फसल जो है वो एमएसपी से कम आधे रेट पे बिकती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एमएसपी अगर लीगल हो जाएगा तो चाहे वो उसकी किसान की फसल वो मंडी में जाके बेचे, चाहे वो प्राइवेट में जाके बेचे, उसकी फसल जो है एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, ठीक है, मिनिमम एमएसपी पे बिकेगी, ठीक है। और एमएसपी जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा तय की जाती है। इस तरह से होगा क्या कि चाहे कहीं भी उसकी फसल बिके, उसको एमएसपी तो मिनिमम मिलेगा ही, ठीक है ना। और एमएसपी अगर उसको मिलेगा, इट मीन्स कि उसको अपनी फसल पे प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि 1.5 गुना ज़्यादा जो कॉस्ट लगी है उसको, एमएसपी उससे 1.5 गुना ज़्यादा तय की जाती है, ठीक है। तो एमएसपी लीगल राइट होने का मतलब है वो एक बेंचमार्क प्राइस का काम करेगी। एमएसपी से नीचे जो है वो उसकी फसल की खरीद बिक्री कहीं भी नहीं होगी, चाहे प्राइवेट मार्केट हो चाहे मंडी हो, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम ये भी आता है दोस्तों कि अभी जैसे क्या एमएसपी लीगल नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी लीगली बाइंड नहीं है इसके लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी टोटल 23 क्रॉप्स पे डिक्लेयर करती है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट होता है वो बहुत मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 क्रॉप्स पे प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि 5 से 6 क्रॉप पे ही एमएसपी गवर्नमेंट किसान को देती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पैडी और वीट हो गया, ठीक है, धान गेहूँ ये मेजर क्रॉप हो गए, और कुछ दाल वगैरह पे जो है वो एमएसपी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी क्रॉप्स पे वो एमएसपी नहीं देती है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट नहीं करती है, डिक्लेयर वो टोटल 23 क्रॉप्स पे करती है, ठीक है, लेकिन डिक्लेयर करने को कर देती है, लेकिन जो जब देने का टाइम आता है, यानी प्रोक्योरमेंट का जब टाइम आता है, किसान की फसल को ख़रीदने का टाइम आता है, तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 क्रॉप्स ही मैक्सिमम वो प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो लीगली अगर बाइंड हो जाएगी एमएसपी, लीगल राइट हो जाएगा किसान का, तो गवर्नमेंट को भी जो है वो अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग 23 क्रॉप्स जैसा वो डिक्लेयर करती है, चाहे वो 23, 24, 25 क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स वो डिक्लेयर करना चाहे करे, जितने भी क्रॉप्स वो डिक्लेयर करेगी वो सभी क्रॉप्स पे उसको जो है वो एमएसपी प्रोक्योरमेंट करना होगा, और एमएसपी जो है वो किसान को देना होगा, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा होगा उससे किसान का। तो इस तरह से दोस्तों ऑल इन ऑल जब एमएसपी लीगल हो जाएगा तो वो एक तरह से प्राइस गारंटी का काम करेगा, प्राइस एश्योरेंस का काम करेगा किसान के लिए, ठीक है। और एमएसपी अगर जब एमएसपी पूरी तरह से एमएसपी किसान को मिलेगी प्रॉपर, तो वो एक तरह से उसका जो इनकम है, फार्म इनकम उसकी जो होगी वो भी एनहांस होगी, ठीक है। ऐसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे
हमारे पास एग्जांपल्स है अदर स्टेट्स के, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऐसे स्टेट्स में क्या हुआ कि वहाँ के गवर्नमेंट ने किसान को जो है, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर की थी उतनी तो वहाँ पे उन्होंने प्रोक्योरमेंट उस प्राइस पे की, ठीक है। और उसके ऊपर जो है उन्होंने अपने तरफ से कुछ बोनस भी डिक्लेयर किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2,000 रुपये किसान 2,000 रुपये एमएसपी डिक्लेयर की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे जो है उन्होंने उन स्टेट्स में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट्स में 2,000 के ऊपर 500-600 रुपये बोनस जो है एज अ बोनस किसान को दिया गया, ठीक है। तो ऐसा करने से यानी कि एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट और उसके ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा बोनस देने से ऐसा देखा गया कि वहाँ उन स्टेट्स के जो फार्मर्स थे उनकी इनकम जो है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई, ठीक है। फिर एक चीज़ ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जो कृषि एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह का क्लेम करते हैं कि एमएसपी को, अगर एमएसपी लीगल हो जाएगी तो उससे जो है जीडीपी भी बढ़ेगी। जीडीपी जो है वो लगभग इस तरह का कैलकुलेशन किए हैं कि लगभग अगर जो है लीगल राइट हो जाता है एमएसपी, तो उससे जीडीपी जो है वो कम से कम 15% तक बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी? देखिए, प्राइस एश्योरेंस का काम करेगी एमएसपी, ठीक है। जब प्राइस एश्योरेंस होगा तो किसान के हाथ में जो है एक मोटा पैसा आएगा, ठीक है। और जब वो उससे जो है कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जब उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रूरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बूस्ट अप होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूस्ट अप होगी तो उससे अल्टीमेटली जो है ऑल कल्मिनेट इनटू इंक्रीज इन जीडीपी। इस तरह से जो है जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। लेकिन एक कंसर्न क्या बोला जाता है कि लीगल एमएसपी होने से, अगर एमएसपी को लीगल बना दिया जाता है, प्राइस एश्योरेंस अगर किसान को दिया जाता है, तो इससे जो है वो महंगाई बढ़ सकती है, कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे दोस्तों कि ऐसा ये होता है क्या इस तरह से, मतलब एमएसपी को अगर लीगल बनाया जाएगा या अगर किसान को कोई प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन आएगी क्या? इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। दोस्तों, महंगाई को समझने के लिए हमें एमएसपी से हट के थोड़ा सप्लाई चेन को समझना होगा। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे फार्मर्स जो अपनी फसल उगाता है खेत में, ठीक है, मान लीजिए धान या गेहूं जो वो उगाया, ठीक है, और हम जो चावल या आटा खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट किसान के पास से जाके नहीं खरीदते हैं, ठीक है, हम दुकान से खरीदते हैं। तो किसान के पास से वो धान या वो गेहूँ जो है वो दुकान तक पहुँचने में वो बहुत सारे स्टेज से गुजरती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, सीधा सीधा नहीं हम जो है ख़रीद सकते हैं जाके फार्मर से। क्या होता है कि फार्मर जो है वो अपनी फ़सल को मंडी में ले जाके बेचता है, मंडी में आड़ती है उससे उसकी फ़सल को ख़रीदते हैं और फिर वो जो है आगे उसकी फ़सल को ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है। अब ट्रेडर्स में भी जो है दोस्तों बिग ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, फिर छोटे ट्रेडर्स होते हैं। तो बिग ट्रेडर्स जो है वो आड़तियों से ख़रीदते हैं, फिर वो आगे जो है कि छोटे ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटे ट्रेडर्स जो है वो होलसेलर्स को बेचते हैं। अब होलसेलर में भी जो है कि दोस्तों बड़े होलसेलर, छोटे होलसेलर होते हैं, ठीक है। फिर वो आगे रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर यानी दुकानदार, ठीक है। और फिर जो है रिटेलर से हम जाके ख़रीदते हैं, ठीक है, यानी कि फिर कंज्यूमर के पास वो चीज़ पहुंचती है, ठीक है। तो ये पूरा सप्लाई चेन है दोस्तों। अभी इसमें क्या होता है, हर एक स्टेज पे इसमें जो बीच में जो ये प्लेयर्स हैं सप्लाई चेन में, ये लोग हर एक प्लेयर जो है अपने पिछले से खरीदता है और अगले को बेचता है, ठीक है। तो बीच में वो जो है अपना मार्जिन सेट करता है। मान लीजिए जो बिग ट्रेडर्स है उसने मंडी से ख़रीदा फसल को और आगे वो स्मॉल ट्रेडर्स को उसने बेचा, ठीक है। तो बीच में उसने अपना कुछ मार्जिन सेट किया, वो उसने ऐड किया, ठीक है, अपना प्रॉफिट ऐड किया उसने वहाँ पे। तो हर एक प्लेयर जो है वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है, यानी कि जो चीज़ 1 रुपये में किसान ने बेची है मंडी में, मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो किसान ने 1 रुपये में बेची है मंडी में, वो कंज्यूमर तक आते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो 20, 25, 50 रुपये तक भी हो सकती है, ठीक है। तो महंगाई यहाँ से आती है दोस्तों। सप्लाई चेन में जब कोई जो है प्रॉफिट कमाने के लिए होर्डिंग, स्टॉकिंग वगैरह करता है, ठीक है, तो अब स्टॉकिंग वगैरह करने से होगा क्या कि सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि उस पर्टिकुलर चीज़ का दाम बढ़ेगा, तो इससे महंगाई जो है आती है। एमएसपी, किसान को एमएसपी देने का मतलब है उसकी कॉस्ट को कवर करना, ठीक है। किसान जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है प्राइस को, ठीक है। हम जो जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं मार्केट में, वो किसान उस चीज़ को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। उस चीज़ को डिसाइड करती है सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन में वो जिस तरह से वो प्राइस, जिस तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो होते होते आई है हमारे पास, तो सप्लाई चेन में किसने कितना प्रॉफिट ऐड किया है उसमें, वो डिसाइड करती है कि हम किस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, ठीक है। यानी कि सप्लाई चेन में जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये जो मंडी हो गया, बिग ट्रेडर हो गया, स्मॉल ट्रेडर, होलसेलर, ये लोग जो है ये लोग मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को। किसान जो है वो मैनिपुलेट नहीं करता है। एमएसपी देने का मतलब है किसान की कॉस्ट को कवर करना, ठीक है। तो एमएसपी से कभी भी महंगाई नहीं आती है। महंगाई आती है जब
ये जो बीच में जो सप्लाई चेन में जो बीच में जो प्लेयर्स हैं, ये लोग जब प्राइस को अपना जो है अनड्यू प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, तब उससे महंगाई आती है। जैसे अब मान लीजिए अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉकिंग हो गया, जमाखोरी, होर्डिंग, ये सब जब करते हैं तो इससे जो है महंगाई बढ़ती है, ठीक है, ना कि किसान को उसकी एमएसपी देने से। किसान को एमएसपी देने से कभी भी महंगाई नहीं बढ़ती, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आज की डेट में जो है टमाटर जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में 150 रुपये किलो तक बिक रहा है, ठीक है। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए कि टमाटर के लिए हम 150 रुपये देना पड़ रहा है हमें 1 किलो के लिए, तो उस हिसाब से किसान को तो अमीर हो जाएगा, टमाटर का किसान जो है वो आज की डेट में अमीर है, ठीक है। लेकिन जो है कि आप इस तरह के न्यूज़ वगैरह में आप देखिएगा, इस तरह के पिक्चर्स आते रहते हैं कि किसान जो है वो टमाटर को सड़कों पे फेंक दिए हैं, ठीक है, सड़कों पे वो डंप करके चले गए, ठीक है, अपनी टमाटर को। क्यों? क्योंकि उनको उनकी टमाटर का सही दाम नहीं मिलता। अभी जो है कि नागपुर या नासिक में कहीं पे याद नहीं आ रहा है, नागपुर या नासिक में कहीं पे जो है इस तरह की पिक्चर्स जो है वो वायरल हुई थी, जहाँ पे किसान अपने टमाटर को रोड पे डंप करके चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उसके टमाटर का बाज़ार में भाव क्या मिल रहा है, 3 रुपये और 5 रुपये किलो, ठीक है। तो 3 रुपये 5 रुपये किलो उसको मिल रहा है, तो सोचिए वो जो है मजबूरी में अपना टमाटर फेंक के चला गया, ठीक है, गुस्सा में। तो ये होता है कि तो इस तरह से हम जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि किसान जो है वो कमा रहा है बहुत, ठीक है। किसान जो है प्राइस को कभी भी जो है नहीं मैनिपुलेट करता है। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में टमाटर का किसान जो है, चूँकि टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो टमाटर के किसान तो आज की डेट में जो है अमीर हो गए होते, ठीक है। तो किसान जो है वो उसको एमएसपी देने से इन्फ्लेशन नहीं आता है। इन्फ्लेशन आता है जब बीच में जो सप्लाई चेन होता है उसमें जब गड़बड़ी करते हैं जो सब प्लेयर्स होते हैं, वो जब ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जैसे स्टॉकिंग, होर्डिंग वगैरह करते हैं, तो उस केस में एमएसपी जो है, उस केस में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। एमएसपी से, लीगल एमएसपी देने से या किसी प्राइस एश्योरेंस प्रोवाइड करने से किसान को कभी भी महंगाई नहीं बढ़ती है, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो इस तरह से दोस्तों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बना देने से किसान को फ़ायदा होगा, क्योंकि उस टाइम पे उस केस में एमएसपी जो है वो एक बेंचमार्क प्राइस का काम करेगी, एक मिनिमम प्राइस का काम करेगी, एक तरह से प्राइस एश्योरेंस, प्राइस गारंटी का काम करेगी, ठीक है। बेंचमार्क प्राइस का काम करेगी, इसका मतलब ये है कि एमएसपी से नीचे कहीं भी किसान की फसल की खरीदी नहीं होगी, चाहे वो एपीएमसी मंडी हो, चाहे वो जो है प्राइवेट मार्केट हो, ठीक है, कहीं भी उसकी फसल मिनिमम टू मिनिमम एमएसपी पे खरीद होगी, ठीक है, क्योंकि एमएसपी उस समय जो है वो लीगल कानून बन जाएगा, तो सब लोग के ऊपर वो बाइंड होगा एक तरह से, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट ट्रेडर्स हो, चाहे वो मिडिलमैन हो। एपीएमसी मंडी में जो मिडिलमैन होते हैं, चाहे मिडिलमैन हो चाहे प्राइवेट ट्रेडर्स हो, कहीं भी उसकी फसल की बिक्री होगी, खरीद बिक्री होगी, तो मिनिमम एमएसपी पे होगी, ठीक है। तो लीगल राइट बन जाने से इस तरह से प्राइस एश्योरेंस का काम करेगी एमएसपी। इसके लिए दोस्तों मंडी सिस्टम के नेटवर्क को भी जो है बढ़ाना होगा, कम से कम 40-45 हज़ार मंडियाँ इस्टेब्लिश करनी होंगी। जैसे मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट 7,000, 7-7,500 के आसपास मंडियाँ हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कम मंडियाँ होने से किसान जो है, जो मंडियों से दूर रहते हैं, वो लोग जो है अपनी फसल को मंडियों में जाके नहीं बेच सकते, वो फिर प्राइवेट मार्केट के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ता है, और प्राइवेट में उनकी फसल जो है एमएसपी से लगभग 50% कम पे खरीदी होती है उसकी, ठीक है। तो अगर एमएसपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंडियाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो फिर जो है किसान को उसकी मतलब हर 5-5 किलोमीटर के रेडियस में अगर मंडीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी, तो उस हिसाब से करीब 40-45 हज़ार मंडियाँ जो है टोटल रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो उस ऐसे में क्या होगा कि हर एक मंडी जो है किसान से लगभग 5 किलोमीटर पे होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो एक तरह से सभी को, जो किसान की एक तरह से कवरेज हो जाएगी, सभी जो मंडियों का नेटवर्क है वो सभी किसानों को कवर कर लेगा, ठीक है, और सभी किसान जो है वो मंडियों में जाके अपनी फसल को बेच पाएंगे। तो इससे जो है कि दोस्तों इस तरह से जो है कि एक तरह से ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि मंडी सिस्टम को, मंडी नेटवर्क को बड़ा करके ये इंश्योर किया जा सकता है कि एमएसपी जो सरकार डिक्लेयर करती है वो किसानों तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही था। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।